I'm not sharing any screen as of now, so let's wait for some time. आज का ये जो स्टडी सेशन रहेगा, आई होप इट विल हेल्प मोस्ट ऑफ यू study right charts at right time during this correction. So थोड़ा सा वेट करते 2 मिनट, let everyone join and then we will start. ठीक है, तो मैंने ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन शेयर किया है. आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. Okay, perfect. So let's wait for another minute or so and then we will start. सो इनिशियली मैंने ये प्रोग्राम पूरा वाइडर सबके साथ लेने का सोचा था, लेकिन somehow we did not get a response as it was supposed to. That's the reason the invite is sent only across specific mentorship groups. ठीक है, so let's start the session. Before starting, 3 चीजें मुझे कंफर्म कर दीजिए. ऑडियो, वीडियो, चार्ट इज ऑल थ्री गुड? नो नॉइज और एनीथिंग, एनी ऑडियो इशू, एनीथिंग? ओके, राइट, थैंक यू. रिकॉर्डिंग ऑन है, सो लेट्स मूव हेड. सबसे पहले आज के सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. कि जैसे मैंने, अगर आप देखोगे सम टाइम बैक वी डिड द स्टडी ऑन द निफ्टी, बैंक निफ्टी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 अक्टूबर के आसपास आई हैड शेयर्ड एन व्यू कि निफ्टी इज गोइंग टू मेक बॉटम अराउंड 42,000 के लेवल के आसपास आ सकता है. 42,000 व्हेन द निफ्टी वाज ट्रेडिंग अराउंड 45,000, वहां पे हमने ये स्टडी किया था, राउंडिंग टॉप पैटर्न दिख रहा था. और इसी स्टडी को मैंने शेयर किया था कि मुझे ये लग रहा है और 42,000 के आसपास आके निफ्टी शायद, बैंक निफ्टी शायद अपना बॉटम बना सकता है. और इसी के साथ रिसेंटली मैंने एक 15 दिन पहले ये भी शेयर किया था, जहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग एन इम्पल्स वेव अराउंड 42,000 लेवल, जहां से अगर 42,000 से अगर बैंक निफ्टी रिवर्स होती है तो इट विल बी अ वेरी शार्प रिवर्सल एंड वी माइट सी 42,000 इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. तो ये जो स्टडी है, इसके बेसिस पे एक चीज समझ में आया कि ये करंट लेवल पे 42,000 के आसपास हम लोग अभी आ चुके हैं. तो ये करंट जोन में क्या करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज मेनी ऑफ द पोर्टफोलियोज जो कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है या नहीं है, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन पे नजर रखनी चाहिए और किस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करना चाहिए. दैट इज द क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यू माइट बी हैविंग. कि अब मार्केट गिर रहा है तो कौन सी लेवल पे आने के बाद मुझे सोचना चाहिए एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को एवरेज करने के बारे में, या कैसे मैं इसको स्टडी कर सकता हूँ इस लेवल पे. हाउ शुड आई सेलेक्ट और स्टडी चार्ट. अभी टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीजें, फंडामेंटल एनालिसिस, इतना सब सीखने के बाद भी जनरली मैंने देखा है कि एक कंफ्यूजिंग एरिया होता है, जहाँ पे स्टॉक्स में अब ऐड करूँ तो कौन से करूँ या किस एंगल से मैं उसको स्टडी करूँ. तो ये पूरा जो सेशन रहेगा, दिस विल बी ऑल अबाउट लर्निंग हाउ
जनरली इन सच ए सिचुएशन जहाँ पे आपको लगता है कि ये करेक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेना चाहिए या कैसे स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ऑब्जेक्टिव इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगले 30 से 40 मिनट के बाद में वी शुड नो कि अगर ऐसे सिचुएशन वापस मार्केट में आती है जब बॉटम आउट होने के कगार पर मार्केट हो, तो कैसे हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो चीज करनी पड़ती है वो है सेक्टरल स्टडी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध इधर टेलीग्राम ग्रुप देख, इधर वो देख, किसी को भी फॉलो कर, और उस चक्कर में कोई भी स्टॉक्स लेके बैठ जाते हैं, एंड देन इवेंचुअली उस स्टॉक से जिंदगी जिंदगी भर भी निकल नहीं पाते हैं। सो अब 5,000 स्टॉक्स हैं मार्केट में, और ये 5,000 स्टॉक्स में जनरली प्रॉब्लम होता है कि अब कौन से स्टॉक्स बेसिकली मैं सेलेक्ट करूं। तो आपको बेसिकली इसको नैरो डाउन करना है। अगर आप कोई आईटी इंडस्ट्री में काम करता है तो आपको जनरली पता है कि कोई भी चीज, कोई भी सॉल्यूशन अगर आप लाने जाओगे, तो उस सॉल्यूशन को जनरली क्या किया जाता है, नैरो डाउन किया जाता है एक ऐसी लेवल पे या ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे कि आप उस सॉल्यूशन को आराम से इजीली कर पाओ। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि ये 5,000 स्टॉक तो है, आपको पता है, राइट, बट ये 5,000 स्टॉक एक्चुअली 7 या 8 सेक्टर में डिवाइडेड है, राइट। तो इधर स्टॉक्स कैन बी अ पार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, तो बैंक्स हो सकता है, पीएसयू बैंक्स हो सकता है, प्राइवेट बैंक हो सकता है, या स्टॉक हो सकता है, रियलिटी से स्टॉक हो सकता है जो कि रियलिटी सेक्टर के रिलेटेड हो, मेटल का स्टॉक हो सकता है, फार्मा का स्टॉक हो सकता है, आईटी का स्टॉक होता है, ऑयल या एनर्जी का स्टॉक हो सकता है, या पीएसई जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसका स्टॉक हो सकता है, या ऑटो सेक्टर का स्टॉक हो सकता है। इससे बाहर ज्यादातर ये स्टॉक्स जाएंगे नहीं, 8-10 सेक्टर के किसी न किसी एक सेक्टर में तो स्टॉक्स आएगा ही आएगा, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा स्मार्ट ऐसे सिचुएशन में, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक नॉइज आ रहा है मुझे, somehow आई डोंट नो हाउ। आप लोगों को भी आ रहा है क्या आवाज? हेलो, ओके, नॉट श्योर इफ द इशू इज एट माय एंड। एक मिनट देता हूँ मुझे। ठीक है, अभी ऑडियो क्लियर है सबको? ओके, तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये 8 से 10 सेक्टर को पहले स्टडी करना है, और फिर सेक्टर बेसिकली आपने देख लिया कि मैटर बेसिकली अब यहाँ से क्या हो गया, आपके 5,000 जो स्टॉक्स हैं वो एक 10 सेक्टर के अंदर आ गए, और 10 सेक्टर के अंदर आने के बाद 10 सेक्टर के चार्ट्स कर स्टडी करना इज वेरी इजी, राइट। यू कैन डू इट इन विद इन फ्यू आवर्स और इनफैक्ट फ्यू मिनट्स। और जब सेक्टर में पता चल जाता है कि आईटी सेक्टर एक सही लेवल पे है, या फार्मा सेक्टर एक सही लेवल पे है, या मेटल, जो भी सेक्टर जब देखोगे, तो आइडिया आ जाता है कि ये सेक्टर एक बॉटम लेवल पे है, सही लेवल पे है, सही फीबो लेवल पे है, एंड देन उस सेक्टर से कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं उनको आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला ये कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे आप नैरो डाउन कर सकते हो इन चीजों को सेक्टरल लेवल पे। स्क्रीन फुल स्क्रीन ही है सर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको जो सेक्टर्स है उसमें से एक एक सेक्टर पहले स्टडी करते हैं, जिसमें से सबसे पहला सेक्टर जो स्टडी करेंगे, बहुत सारे लोगों को आईटी के बारे में क्वेश्चन है, तो इंडाइसेस के अंदर मैं गया और कैसे सर्च करूंगा, सीएनएक्स आईटी। तो जैसे ही मैंने सीएनएक्स आईटी यहाँ पे डाला, आईटी सेक्टर का चार्ट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। सो आईटी सेक्टर के चार्ट को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो क्या नजर आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है, कोई पैटर्न, चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है किसी को? राइट, सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से
एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है और हो सकता है इस बुलिश फ्लैग का ये रीटेस्ट करने आ रहा हो। तो अभी करंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर इज टेकिंग सपोर्ट एट दिस डब्ल्यू पैटर्न जो इसने इनिशियली क्रिएट किया था। अरे, तो यहाँ पे बेसिकली एक समझ में आ रहा है कि आईटी सेक्टर एक सही लेवल पे है। अगर यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा, मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो गई तो आईटी सेक्टर में जंप करने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? लेकिन कैसे? खाली आपको इतना समझ में आया कि आईटी सेक्टर एक सही लेवल पे है, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, राइट? कंफर्मेशन कैसे आएगा? अगर कल या परसों अगले 2 दिन में यहाँ पे आईटी सेक्टर में अगर एक 1 आवर का एकिनाशी कैंडल ग्रीन बन जाता है और उसका हाई टूटता है, या एक हायर हाई फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है, या एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डबल बॉटम या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना शुरू होता है, तो इन सारे तरीकों में से कोई एक तरीका आपको चाहिए जो कंफर्मेशन दे दे। तो सारा कंफ्यूजन अगर छोड़ के अगर आप 1 घंटे का हेकीनाशी कैंडल भी देख लोगे कि ग्रीन हो गया और उसका हाई टूट गया, तो वहां पे यू कैन कंसीडर दैट एज अ कंफर्मेशन। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होता है तो देन यू कैन कंसीडर कि ये बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट का रीटेस्ट है और यहाँ से बेसिकली ऊपर जा सकता है। तो अब फ्लैग के टारगेट कैसे निकालते हैं? जितना ये इसका पोल है उतना ही बेसिकली ऊपर जाता है मार्केट, इस तरीके से। तो आईटी सेक्टर में अगर करंट लेवल से देखा जाए, अगर रिवर्सल आता है तो कितना बड़ा अपसाइड है? 68% का अपसाइड यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये 68% में मुझे अगर कोई 2-3 स्टॉक भी 30-40% रिटर्न में अगर एक्वायर कर पाया तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, अगर ये कंफर्मेशन आता है तो। सो इज एवरीबडी क्लियर कि आईटी सेक्टर इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिल सकता है ओनली? लेकिन एक चीज याद रखना है कि दिस इज ओनली स्टडी एंड यहाँ पे आपको कंफर्मेशन की राह देखनी है। कंफर्मेशन के बाद इसको स्टडी करके एग्जीक्यूट करना है। जस्ट बोल दिया सर ने, फ्लैग दिखा दिया, दैट डजंट मीन कि जस्ट जंप करके बाय कर लेना है, राइट? तो अपने नोटबुक के अंदर या जो भी स्टडी नोटबुक है आपका उसके अंदर लिख लो, आईटी सेक्टर शुड बी ऑन योर रडार। ठीक है। अब अगर आईटी सेक्टर समझ में आ गया तो मैं अभी आईटी के कुछ स्टॉक्स ढूंढूंगा, राइट? सो कोई एक स्टॉक बताइए जो आपका फेवरेट हो आईटी में। तो आईटी के 3-4 बड़े बड़े स्टॉक में से हम लोग स्टॉक्स को स्टडी करेंगे। तो इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, तो देख लेते हैं पहले। मैं अपना फेवरेट बता देता हूँ करंट लेवल पे, दैट इज टीसीएस। ये ऋतिक का भी पार्ट है जो मैंने दोपहर में शेयर किया था। तो टीसीएस क्यों, ये ऐसा क्या रीजन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है? ठीक है। तो ये टीसीएस का वीकली चार्ट है। ठीक है। तो वीकली ट्रेंड लाइन पे है और ऊपर से अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है इस जोन में है। तो मतलब अगर यहाँ से ये रिवर्सल देता है ट्रेंड लाइन से तो यहीं पे ये बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन की तैयारी कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। और अगर यहाँ से निकलेगा तो अच्छा खासा अपसाइड इसमें नजर आएगा। अगर इस पैटर्न के हिसाब से अपसाइड निकाला जाए तो ऑलमोस्ट ये लेवल पे अगर बाइंग मिल गया तो यहाँ से 5800 तक ये स्टॉक्स जाने की पॉसिबिलिटी है अगर कंफर्मेशन आता है तो फर्स्ट थिंग, टीसीएस शुड बी ऑन योर रडार। और कंफर्मेशन कैसे लेना है आपको ऑलरेडी पता है, आपको सिखाया गया है। तो इज इट क्लियर दैट वन ऑफ द आईटी स्टॉक्स यू विल बी लुकिंग टू जंप इफ देयर इज अ रिवर्सल कंफर्मेशन विल बी टीसीएस? ठीक है। अब मुझे 2-4 लोग चार्ट में बताइए कि तरीका पता है आपको एंट्री लेने का, तो आगे बढ़े। मैं कभी भी किसी को भी रैंडमली कल मैसेज करके पूछ सकता हूँ कौन से स्टॉक्स हमने डिस्कस किए। तो बी वेरी श्योर, आपके नोटबुक में या जहाँ पे भी आप इस चीज का नोट कर रहे हो उसको नोट करके रखिए। अगर टाइम पास के लिए जस्ट देखने के लिए इस सेशन पे आए हो तो अभी भी मौका है, प्लीज ड्रॉप, बिकॉज उससे कोई फायदा ना आपका होगा ना किसी और का।
सो कंफर्मेशन इज you'll have to wait for 1 hour एकिनाशी कंफर्मेशन, दो एकिनाशी के 1 1 आवर की कैंडल ग्रीन हो जाए और उसका हाई टूट जाए, या तो आप एक फ्लैट बॉटम एकिनाशी की राह देख सकते हो, जो होती है कुछ इस तरीके से। फ्लैट बॉटम मतलब कुछ इस तरीके से, नीचे कोई भी वीक ना हो और इस कैंडल का हाई टूट जाए तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल, एवरीथिंग विच आई एम शेयरिंग इज कम्प्लीटली फॉर स्टडी पर्पज। इसके ऊपर आपको स्टडी करके ऑब्जर्व करना है और एक्शन लेना है, लेकिन इतना सारा सीखने के बाद ये चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और इन तरीकों को मार्केट में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टीसीएस से आगे बढ़े। दूसरा फेवरेट स्टॉक जो करंट लेवल पे आप लोगों का लिस्ट में आ रहा है वो है विप्रो। ठीक है, सो क्या रीजन है विप्रो यहाँ पे फेवरेट लिस्ट में है? इसका रीजन आपको फीबो लेवल ऑलरेडी पता है, 61% लेवल के लेवल से डब्ल्यू बना के पलट रहा है। सेकंड चीज, ये भी वीकली ट्रेंड लाइन पे आ चुका है, राइट? और ये लेवल पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो स्विंग है वो भी उसी लेवल पे है, तो बड़ी आसानी से ये लेवल टूटने नहीं देगा विप्रो। तो अगर यहाँ पे विप्रो में कंफर्मेशन मिलेगा तो क्या करने के बारे में सोचोगे? वन बाय वन जाते हैं, पहले विप्रो का क्लियर है चार्ट, तो विप्रो के टारगेट क्या रहेंगे? अगर ये 61 से पलट रहा है यहाँ से, तो इसके अल्टीमेटली टारगेट जो निकलेंगे फिबो के हिसाब से 950 के आसपास के निकलेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म टारगेट है। अगर 2 4 दिन के लिए ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज अवॉइड दिस सेशन कंप्लीटली। दिस इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगले 2 2.5 साल 1.5 साल में ये लेवल्स, ये नंबर नजर आ सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको इसको फोकस करना है। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो आपके लिस्ट के अंदर अगला स्टॉक होना चाहिए, जो रडार पे आपके होना चाहिए, वो है विप्रो। आईटी के अंदर तीसरा स्टॉक हम चेक करेंगे, जो मेरा फेवरेट है वो है टेक महिंद्रा। आज ही रिजल्ट भी आया है। ठीक है, अगेन वीकली चार्ट लगाया है, कोई बड़ा तामझाम मैं करता नहीं, बहुत सिंपल तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स तरीके से ना मुझे मार्केट पता है, ना मैं शायद कर पाऊंगा कभी। सो ये जो पुराना पुराना कंसोलिडेशन बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर अभी टेक महिंद्रा आ चुका है। तो रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, इसमें थोड़ा सा अगर डाउन साइड आया भी तो बहुत छोटा सा डाउन साइड पॉसिबल है। और ये जोन में 1096 मतलब 1100 के जोन के आसपास अगर आपको टेक महिंद्रा मिले या करंट जोन में भी कंफर्मेशन मिले, तो दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू टेक महिंद्रा। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये सारे चार्ट एज इज मैं जैसे आप लोगों के सामने स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए अगर आप देखोगे तो मैं खुद भी नोट करके रख रहा हूँ, तो कोई प्रिपरेशन करके मैंने इसमें बैठा नहीं हूं, ना ही उसके लिए टाइम है। ठीक है, अगला स्टॉक आईटी में एक और स्टॉक लेंगे, जो कि छोटा स्टॉक रहेगा। तो सबसे पहले बहुत सारी रिक्वेस्ट है इन्फी के लिए, तो एक बार इन्फी को देख लेते हैं और फिर दूसरे स्टॉक्स पे जाएं। तो इन्फोसिस अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस के ऊपर होल्ड कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो आपको इन्फोसिस पे करंट लेवल पे बेसिकली अवॉइड करना चाहिए, और इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो देन एंट्री करने के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज इट इज बेटर टू अवॉइड इन्फोसिस एट दिस पॉइंट, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस के लेवल पे मैं जंप करूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। तो दो ही लेवल है जहां पे इन्फोसिस में एंट्री के बारे में सोच सकते हो, या तो 1320 आ जाए, जहां पे कंफर्मेशन मिला तो जंप कर सकते हैं, या तो 1516 के ऊपर, और टारगेट्स विल बी मच बिगर। क्लियर है? नेक्स्ट,
एक स्टॉक मैंने कल परसों पर्सनली लिया है, और क्वांटिटी अगेन बहुत माइनर रखा है मैंने, 2% से ज्यादा मेरे पोर्टफोलियो में इसका वैल्यू नहीं रहेगा, बट बिकॉज दिस इज एट गुड लेवल आई वांट टू शेयर एफसीएस सॉफ्ट। तो पहली चीज तो स्टॉक अगर आप देखोगे प्रीवियस वेव के 78-88 जोन से पलट रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, स्टॉक एक मेजर डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली ये लेवल पे एक अच्छा खासा डिमांड क्रिएट हुआ था, अभी वापस स्टॉक उसी जोन में आ चुका है। तो इट इज इन अ प्राइम डिमांड जोन, जहाँ पे पहले भी जब यहाँ से निकला था तो इमीडिएटली अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर आया था। तो अब भी इस बार इसमें आ सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो स्टॉक है ये सर्किट स्टॉक है। अगेन इन स्टॉक्स में मैनिपुलेशंस भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। तो इन स्टॉक्स में, ऐसे वाले स्टॉक्स में अपने पोर्टफोलियो का 1-2% से ज्यादा अमाउंट कभी भी नहीं होना चाहिए, और उसको भी आपको एक रिस्क के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1-1.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स तो हेवी होंगे ही, लेकिन रिस्क आप ज्यादा बड़े नहीं ले सकते इन स्टॉक्स में जहाँ पे कंपनीज में वॉल्यूम या लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती है। तो यहाँ से अगर 78-88 से पलट रहा है तो इसके टारगेट क्या निकलेंगे? टारगेट जो निकल के आते हैं सिस्टम के हिसाब से, दैट इज ऑलमोस्ट दिस लेवल। तो प्रैक्टिकली फिबोनाची इज टेलिंग दैट एफसीएस सॉफ्ट कैन गो और अप टू 10 रुपीज इन नेक्स्ट फ्यू डेज, और इसका स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए? 1.7 रुपीज के नीचे। तो 2.7 चल रहा है, 1 रुपए का रिस्क है अगेंस्ट 9 रुपीज का रिवॉर्ड है। सो दिस इज अ स्टॉक वेयर यू कैन लुक टू जंप ऑन अ कंफर्मेशन, ठीक है। अब आईटी सेक्टर पे यही पे स्टोरी रोक देते हैं, और इसके बाद में चलते हैं अगले सेक्टर के बारे में जिसकी बात मुझे करनी है। और वो जो सेक्टर है, अगर आप देखोगे, सेक्टर में जाने से पहले कुछ 7-8 स्टॉक्स, या जो ऋतिक की मैं बात कर रहा था उसकी बात कर देते हैं। कि मैंने सुबह बोला था कि मार्केट में ऋतिक के बारे में यहाँ पे सोचो, तो एच स्टैंड्स फॉर एचडीएफसी, आर स्टैंड्स फॉर रिलायंस, आई स्टैंड्स फॉर आईसीआईसीआई, टी स्टैंड्स फॉर टाटा, आई स्टैंड्स फॉर आईटीसी, के स्टैंड्स फॉर कोटक। तो इन स्टॉक्स में बहुत अच्छा खासा सेल ऑफ चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, इसलिए मार्केट में भी आप देखोगे तो अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हुआ है। तो इनमें से कुछ स्टॉक्स है जो अब अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, जहां पे आप इनको देख सकते हो। तो पहले इन स्टॉक्स में चले जाते हैं। तो सबसे पहले एचडीएफसी का चार्ट देखते हैं। तो ये एचडीएफसी बैंक का वीकली चार्ट है, एंड इट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। तो ये वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो बड़ा 1.5-2 साल का ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा माइनर सा होप है, वो है मंथली चार्ट के ऊपर, जो मैंने थोड़े कुछ दिनों पहले स्टडी किया था। तो मंथली डिमांड जोन के आसपास ये स्टॉक्स आ रहा है, जो कि लेवल है 1480 1470 के आसपास। तो 1474 या 1480 के आसपास एचडीएफसी बैंक में अगर कोई रिवर्सल मिले तो दिस इज द पॉइंट यू विल बी accumulating और एडिंग द स्टॉक इनटू योर लिस्ट। तो एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक को कहाँ पे बाय करना है, इसका सवाल और जवाब आपको दोनों सामने है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, रिलायंस। वापस वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं इसीलिए हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के बारे में सोचेंगे। तो मैंने कुछ दिनों पहले बोला था कि रिलायंस 2200 के आसपास मुझे आते हुए नजर आ रहा है। शायद एक कोई ऑफलाइन बैच चल रहा था प्रीवियस, आई थिंक फर्स्ट ऑफलाइन बैच था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि रिलायंस में ब्रेकडाउन है और ये ब्रेकडाउन इस वीकली ट्रेंड लाइन तक इसको लेके आ सकता है। तो 2200 के टारगेट रिलायंस में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो एंगल से
रिलायंस इज लुकिंग गुड। ठीक है, तो एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ रहा है 2200 के लेवल पे। अगर कल रिलायंस आता है, कल या परसों, तो ये जोन में कंफर्मेशन, आपको आवरली कंफर्मेशन का तरीका मैंने बताया हुआ है। यहाँ से आप रिलायंस को अकोमुलेट करना शुरू कर सकते हो अपॉन योर स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ से फिर अगर आप देखोगे तो इसके टारगेट क्या निकल के आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में अगर इसको देखोगे आप थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग लॉन्ग टर्म व्यू लेके, तो रिलायंस में आपको 3600 तक की लेवल नजर आ सकती है अगले 1 से 2 साल में, अगर यहाँ से रिलायंस रिवर्स होता है तो। ठीक है, रिलायंस क्लियर है सबको? सो लेवल भी साथ में लिखते जाओ ताकि आपको याद रहेगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपना स्टडी अपने आप को याद रहेगा, कॉन्फिडेंस साथ में रहेगा, और यही कॉन्फिडेंस आपको राइड करने में, होल्ड करने में हेल्प करेगा। ठीक है सर, इतना बता दिया है, देखने की क्या जरूरत है। 2200 सपोर्ट जोन है, 3600 रेजिस्टेंस जोन है। सो ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक। करंट लेवल पे इट इज अगेन ट्रेडिंग एट गुड सपोर्ट जोन, 920 910। तो ये जोन में, यहाँ पे भी एक अच्छा डिमांड जोन था, उसके नीचे आया, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखोगे तो दिस इज स्टिल फॉलिंग इनटू अ गुड डिमांड जोन। और अगर प्रीवियस का स्विंग दोगे तो इस हिसाब से भी दिस इज कमिंग नियर अ गुड डिमांड जोन। तो आईसीआईसीआई बैंक पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन देके ये स्टॉक भी रिवर्स हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाए तो दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। कौन से लेवल पे, 901 905 के लेवल के आसपास अगर आईसीआईसीआई बैंक आ जाए तो यहाँ पे रिवर्सल की राह देख सकते हो। क्लियर है आईसीआईसीआई का चार्ट? अगर यहाँ से एंट्री मिल जाती है तो इसके टारगेट क्या निकलेंगे, यही चैनल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसके जो टारगेट निकलेंगे वो करीब करीब 1328 1330 के आसपास के निकल कर आएंगे। ठीक है, अगेन ये 2 4 दिन, 2 4 महीनों के अंदर टारगेट्स नहीं आएंगे, इसको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस लगेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट, नॉट दी टाइम पास या ट्रेडिंग नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में टाटा मोटर्स। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एक बड़ा राइज था सीधा सीधा, इस राइज के एग्जैक्ट बॉटम पे आ चुका है, और यहाँ से पोटेंशियली दिस स्टॉक शुड रिवर्स। सेकेंड चीज, यहीं पे एक प्रीवियस स्विंग भी था, तो ये जोन में करंट लेवल पे भी अगर किसी के पास टाटा मोटर्स है तो आराम से होल्ड कर सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन के बाद री एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं सर, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक नहीं है। तो जो भी मैं यहाँ पे व्यू देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो भी चार्ट निकल के आएंगे वो एटलीस्ट 6 महीने, 12 महीने, 1.5 साल होल्ड करने पड़ेंगे। 1 2 महीने का मार्केट में ना ही कभी खेल होता है, ना ही कभी मार्केट में पैसा मिलता है। तो मैं अननेसेसरी आपको हाँ बोल दूं, उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टाटा मोटर्स क्लियर। मिनिमम टारगेट जो टाटा मोटर्स के नजर आ रहे हैं, एंड दिस कैन कम इन वेरी फास्ट टाइम, मे बी 6 मंथ 7 मंथ के अंदर अंदर 824 रुपए के आसपास टाटा मोटर्स जाते हुए नजर आ रहा है।
कंफर्मेशन सारे चीजों के लिए सेम रहेगा, कोई चीज बदलेगी नहीं। सो व्हाट कंफर्मेशन, मैंने एकदम स्टार्ट में ही बताया कंफर्मेशन कैसे लेना है। अगर आपने स्टार्ट का पार्ट मिस कर दिया है तो देन रिकॉर्डिंग जब इसकी मैं पब्लिश करूंगा तो यू कैन वेट फॉर दैट। ठीक है, ऋतिक का टाटा हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इज आईटीसी। सो आईटीसी इज एट वेरी गुड लेवल, और यहां से मुझे लगता है कि इसके पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगेन वीकली चार्ट है, तो बी वेरी क्लियर, दिस इज ओनली इन्वेस्टमेंट। तो आईटीसी में करंट लेवल पे अगर रिवर्सल मिलता है 430 440 के लेवल पे, तो दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय आईटीसी फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 600 580 लेवल। तो 40-45% की अपसाइड आईटीसी में यहाँ पे नजर आ रही है। इसके बाद कोटक, और ये सारे क्वालिटी स्टॉक है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ, इनके एंट्री आपने ले ली, कंफर्मेशन आ गया, सारी चीज हो गई, थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ गया, तो इन स्टॉक में डरने वाली कोई बात नहीं है। आराम से बिंदास इनको एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हो। तो अगर कोटक की बात करोगे तो कोटक बहुत स्ट्रांग जो इसका डिमांड जोन है उस पे आ चुका है। ठीक है, प्रीवियसली अगर देखोगे तो ये लेवल पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था। अब वही जोन अभी बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन बन जाएगा, और उस जोन के अंदर आईटीसी सॉरी कोटक अभी वापस आ चुका है। तो करंट लेवल पे अगर कोटक बैंक में रिवर्सल मिल जाता है तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन लुक टू इन्वेस्ट फॉर द टारगेट विच इज फर्स्ट वन विच विल बी दिस। और इसके ऊपर अगर निकलेगा तो अच्छे खासे और बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे, बट फॉर राइट नाउ इफ वी गेट अ कंफर्मेशन द अपसाइड विल बी लिमिटेड टू 20 to 50। ठीक है, सो ऋतिक हमारा कंप्लीट हो गया, और आईटीसी और बाकी सारे स्टॉक्स हमने कवर कर लिए। अब नजर डालनी है कुछ और सेक्टर्स पे। तो अगला सेक्टर हम जो स्टडी करेंगे वो रहेगा मेटल सेक्टर। तो उसके लिए आपको इंडाइसेस में जाना पड़ेगा, सीएनएक्स मेटल। और मेटल का चार्ट अगर देखोगे तो एक माइनर सा करेक्शन इसमें अभी भी बाकी है जो मुझे लग रहा है, और ये लेवल तक मतलब थोड़ा सा डाउन साइड अभी मेटल में पेंडिंग है। तो अगर ये लेवल पे मेटल का इंडेक्स आ जाता है तो देन यू शुड लुक फॉर अ रिवर्सल एंड लुक फॉर अ मेटल स्टॉक। तो क्योंकि इंडेक्स अभी भी थोड़ा दूर है अपने मेजर सपोर्ट जोन से। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली मेटल स्टॉक्स में हम लोग नहीं जाएंगे फिलहाल। रीजन बीइंग देयर इज स्टिल सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन विच इज पेंडिंग। जैसे ही मेटल यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हो जाएगा, मे बी एक 3-4% का करेक्शन बाकी है, तो वहां पे मेटल स्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। अगला सेक्टर सीएनएक्स, जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है फिलहाल के टाइम में, एंड अगेन आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर। इसका रीजन आप समझ सकते हो। पिछले अगर 1.5-2 महीने से अगर आप देख रहे हो तो मार्केट क्या हो रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिर रही है। एक ही सेक्टर है जो पूरा खड़ा है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग खड़ा है और गिरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, वो सेक्टर है सीएनएक्स रियलिटी। तो ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या रीजन है कि रियलिटी में इतना बड़ा मोमेंटम, इतना बड़ा बूम क्रिएट हो रहा है। तो पहली चीज, अगर पिछले 8-9 महीने का वॉरेन बफेट या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को जाके ऑब्जर्व करोगे, ये चीज आपको आदत लगानी पड़ेगी अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, मार्केट को सीरियस पकड़ते हो तो इन सारे पोर्टफोलियो में एक चीज कॉमन दिखेगी कि धीरे 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 रियल्टी के स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं
accumulate हो रहा है, तो वॉरेन बफेट इज accumulating more of a reality in US. There are some big investors in India who are accumulating reality in India. तो अचानक से ऐसे इनको क्या हो गया? चार्ट तो ठीक है, चार्ट बुलिश है, लेकिन ये लोग चार्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, कोविड के टाइम घर लेके खुशी मनाई, और वो खुशी 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं रही। तो क्या हुआ कि कोविड के टाइम में इंटरेस्ट रेट आ गए थे 6-6, 6.5% के आसपास। तो सबको लगा कि 6-6.5% इंटरेस्ट रेट, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू बाय हाउस। तो तब अगर ईएमआई था आपका सपोज 50,000 रुपीज, किसी भी घर का आपने ले लिया, उसके बाद 1.5 साल के बाद इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, वापस बैक टू स्क्वायर, 9% आ गए। सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि पिछले 1.5-2 साल में 2-2.5% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है? यस, नो, राइट? तो अब आप, बहुत सारे लोगों ने मिनिमम अपना हाउसिंग लोन 15 साल के ऊपर का किया होगा, राइट? इज इट करेक्ट? इन जनरल इंडिया में या कहीं भी किसी भी कंट्री में जाओगे तो हाउसिंग लोन 15-20 साल के ऊपर पब्लिक रखती है, और बाद में उसको नीचे लेके आने की कोशिश करती है। तो अगर इस हिसाब से आप देखोगे, तो आपके 20 साल के लोन में 2 साल या 1.5 साल ही आपका हाउसिंग इंटरेस्ट रहा 6%, हार्डली 1.5 साल। और अगले 18 साल कहाँ तक रहेगा? 9% मोस्टली। मतलब आपकी जो खुशी थी तो ज्यादा देर नहीं टिकी। अब जस्ट थिंक अपोजिट, तो वहां पे घर लेना वाज अ मिस्टेक, नॉट द गुड डिसीजन, राइट? अब यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट सोचो, कि अगर कोई यहाँ पे घर लेने का डिसीजन लेता है तो क्या होगा? तो अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट पीक आउट हो चुका है, तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के चांसेस कितने हैं, कम है या ज्यादा है? कम हो सकते हैं, राइट, या फ्लैट रह सकते हैं। तो अगर ये लेवल पे आप घर लेते हो तो आपके ईएमआई कम होते जाएंगे रादर देन इंक्रीजिंग। सो इट इज अ स्मार्ट मूव, जहां पे ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर्स इस टाइम पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके ईएमआई आर गोइंग टू गेट रिड्यूस, नॉट इंक्रीज्ड। कोविड के टाइम में ईएमआई उस टाइम पे तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन धीरे 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 इंक्रीज होते गए। और इसी सिचुएशन में इंडिया में तो चलो सिचुएशन फिर भी ठीक थी कि इंटरेस्ट रेट जस्ट 6% गया और 6 से 9 आ गए। देर आर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जीरो चले गए थे, 0.5% इंटरेस्ट रेट। हर किसी ने, जो इंडियंस भी बाहर सेटल है, उन लोगों ने भी घर खरीद लिए, और अब वही इंटरेस्ट रेट 6.5% हो गए हैं। तो इमेजिन, जहां पे आपने घर लिया तब इंटरेस्ट रेट 1% था, और फिर 6% हो गया। क्या हालत हो गई होगी सामने वाले की, क्योंकि आपके ईएमआई डबल हो गए ऑलमोस्ट, राइट? तो ये सिचुएशन, अब बेसिकली इंटरेस्ट रेट इज एट पीक लेवल, और मोस्टली पीकिंग अराउंड पीक लेवल। तो यहाँ से चांसेस है कि थोड़ा सा डाउन साइड आ सकती है, और इसीलिए आपके ईएमआई अगले 20 साल 18 साल के लिए बढ़ेंगे नहीं, बट रादर दे विल कंसोलिडेट, या यहीं पे रहेंगे या कम हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हाउसिंग में इंटरेस्ट ज्यादा आ सकता है। सेकेंड चीज, चार्ट हमें बता रहे हैं कि हाउसिंग इज ऑलरेडी इन ब्रेकआउट, और ये ऐसे लेवल पे ब्रेकआउट पे जहाँ पे मार्केट करेक्ट हो रहा है। ठीक है, मार्केट इज क्रैशिंग लाइक एनीथिंग, और वहां पे ये ब्रेकआउट में है। इमेजिन इफ मार्केट इज रिवर्सिंग, अगर मार्केट बुलिश हो गया तो कौन सा घोड़ा ज्यादा भागेगा? ऑब्वियसली रियलिटी का घोड़ा ज्यादा तेज दौड़ेगा। थर्ड चीज, अगर आप देखोगे तो इंडिया थोड़ा सा डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और आप थोड़ा सा अगर फंडामेंटल स्टडी, फाइनेंशियल स्टडी करोगे, मार्केट में अराउंड पढ़ोगे, तो कोई भी कंट्री अगर $2 ट्रिलियन से टू 2.5 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन के तरफ का ब्रेकआउट करने लगती है, तो दैट टाइम उस कंट्री में बहुत फास्ट डेवलपमेंट आता है, बहुत फास्ट मोमेंटम आता है। और हम अभी 2.2 2.3 ट्रिलियन के आसपास खड़े हैं। और अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी का चार्ट निकालोगे, जो चाहिए तो आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, तो वहां पे आप देखोगे कि हम इकोनॉमिक लेवल पे एक ब्रेकआउट लेवल पे आ चुके हैं। और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो 2.5, हमें 2 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन आने के लिए लगभग लगभग 5 डिकेड से ज्यादा टाइम लगा। लेकिन ट्रस्ट मी, ये 2.5 to 5 ट्रिलियन जाने का टाइम शायद 2 साल के अंदर अंदर कवर हो सकता है। इतना फास्ट ये मोमेंटम हो सकता है। और ऐसे मोमेंटम में अगर हम डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी चीज इंप्रूव होती है? एक होता है आपके घर, एक होता है आपका रियल एस्टेट,
एक होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेकंड चीज आई थिंक देयर इज एन गवर्नमेंट विच इज ऑलरेडी वर्किंग अराउंड गेटिंग होम फॉर एवरीवन। तो शायद हो सकता है यू विल फाइंड अ फ्यूचर जहाँ पे देयर विल बी अ बिग मोर फोकस ऑन इन दिस बजट और अपकमिंग बजट्स मोर ऑन गेटिंग पीपल देयर होम सम और अदर वे। तो उसके ऊपर अट्रैक्शन गवर्नमेंट का ज्यादा नजर आ रहा है। तो इन समरी रियल इस्टेट इज अ गुड सेक्टर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो रियल इस्टेट के कुछ स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हो। कौन से स्टॉक्स सही लेवल पे है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। बट फिलहाल इज इट क्लियर टू एवरीवन कि क्या रीजन है रियल इस्टेट सेक्टर में यहाँ पे एक मोमेंटम बन रहा है, या क्या रीजन है रियल इस्टेट सेक्टर इज लुकिंग गुड? ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मैंने रियल इस्टेट का रियलिटी का एक सेपरेट लिस्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने सारे चार्ट जाने के बाद में चेक करने के बाद कुछ ही स्पेसिफिक चार्ट्स आपको बताऊंगा जिसमें मुझे नजर आ रहा है ठीक ठाक मोमेंटम। तो ओवरऑल रियलिटी एट इज गुड लेवल। ये लेवल पे अगर ओबरॉय रियल्टी में रिवर्सल आता है या तो 1059 पे आएगा या तो 990 के लेवल पे आएगा। ये दोनों लेवल पे अगर इसमें रिवर्सल आता है इन दोनों में से किसी भी एक जोन पे, या तो 1059 या तो 989, तो इन दोनों जोन में यू कैन स्टार्ट एडिंग दिस इनटू योर पोर्टफोलियो। इसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज जहां पे करंट लेवल पे खड़ा है, एक अच्छा डिमांड जोन है 1572, और यहाँ पे अगर एक रिवर्सल दे देता है तो यू कैन लुक एट एडिंग दिस इनटू योर पोर्टफोलियो। इसके टारगेट जो नजर आएंगे, अगर ये यहाँ से रिवर्स हो गया तो दिस टारगेट्स फॉर गोदरेज प्रॉपर्टीज विल बिकम समथिंग लाइक दिस। सो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन द स्टॉक्स टू गो अप इफ देयर इज अ रिवर्सल। ठीक है। उसके बाद में डीएलएफ सबका फेवरेट है, बट करंट लेवल पे अगर आप देखोगे तो रीटेस्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट जोन को। तो अगर डीएलएफ में एंट्री लेनी है तो या तो 520 के लेवल पे रीटेस्ट या 520 के लेवल पे कंफर्मेशन दे दे जैसे हमने डिस्कस किया है, या तो 580 के ऊपर। ये दोनों जोन में आप डीएलएफ में एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हो अपॉन कंफर्मेशन अपॉन योर इंडिविजुअल स्टडी एंड रिसर्च। ठीक है। इसके बाद में इंडिया बुल रियल इस्टेट। पहली चीज तो प्रीवियस वेव के 78-88% पे आया है। एक ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर या डब्ल्यू पैटर्न, शॉर्ट लेग डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है और उसको रीटेस्ट कर रहा है 72 के लेवल पे। तो अगर ये 70-71 के लेवल पे अगर ये रिवर्सल देता है और कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ पे इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा रहेगा, 5-6 रुपए का रिस्क, और यहाँ से अपसाइड इज गोइंग टू बी गुड। ठीक है। तो ये तीन स्टॉक ही यहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल पे नजर आ रहे हैं। उसमें से एक है ओबेरॉय रियल्टी, दूसरा है इंडिया बुल रियल एस्टेट, एंड तीसरा है डीएलएफ, और चौथा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये चार स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है कंफर्मेशन के लिए, एंड देन लुक फॉर एन एंट्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, नो? चले, ठीक है। तो दीज आर द स्टॉक्स विच आई वांट यू गाइस टू कीप इन ऑन योर रडार। कुछ और भी स्टॉक्स है, एक 6 और स्टॉक है जो मुझे शेयर करने हैं, लेकिन अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स खत्म होने आए हैं। तो यहाँ पे मैं सेशन को पॉज कर रहा हूँ और बाकी के 5-6 स्टॉक्स के लिए शायद कल या परसों में वापस एक सेशन रखने की कोशिश करूंगा। एफएसएल एटलीस्ट मैं अपने पूरे जिंदगी भर नहीं बेचने वाला हूँ सर। सो चार्ट पे आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, बट 2-4 दिन के लिए मैं ये स्टॉक्स नहीं खरीदता हूँ। मेरा व्यू बहुत लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक है। बाकी कल कैसे स्टडी करना है, कैसे एक्सपायरी प्ले करना है, उसके लिए मैं खुद यहाँ पे प्री मार्केट एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में। सो
You can use that as a study. Thank you everyone.